हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकिंग मैथ एक्सप्रेस। मेरा नाम रजत है और मैंने एसबीआई क्लर्क, आईबीएस क्लर्क, आरआरबीपीओ जैसे एग्ज़ाम्स को क्लियर किया हुआ है। तो आज हम इस वीडियो में एसबीआई क्लर्क मेंस की स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एसबीआई क्लर्क प्री की स्ट्रेटजी को डिस्कस किया था। तो आज हम मेंस की स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एसबीआई क्लर्क मेन की स्ट्रेटजी में दो इम्पोर्टेंट पार्ट्स क्या हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए। सबसे पहला है मोटिवेशन। मोटिवेशन ज़रूरी इसलिए है क्योंकि बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम का ये एग्ज़ाम है। जैसे कि अभी फरवरी में आपका एग्ज़ाम है, तो एक महीना अप्रॉक्सीमेटली आपको मिलेगा। तो इसमें आप डेली मॉक लगाएंगे, थोड़ा आपको डिमोटिवेट फील होगा, लेस मार्क्स आएंगे, मगर कहीं ना कहीं आपको जरिया ढूंढना है। मोटिवेशन आपके पास होना चाहिए जिससे आप लगातार लगे रहें, क्योंकि आपको राइट सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस के ज़रिए आपको मार्क्स पाने हैं। तो तुरंत कोई तरीका है नहीं कि मार्क्स आपके तुरंत ही अच्छे आने लगेंगे। तो मेन इसमें मोटिवेशन और राइट स्ट्रेटजी रहेगी। जैसे कि प्री एग्ज़ाम्स में हमारा होता है कि स्पीड होनी चाहिए और एक्यूरेसी होनी चाहिए। इससे हमारा जो सिलेक्शन होता है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस प्री में कट ऑफ भी ज़्यादा जाती है। और वैसे ही अगर हम मेंस एग्ज़ाम की तरफ देखें तो इसमें थोड़ा सा आपको कामनेस चाहिए, थोड़ा सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, एक्यूरेसी तो होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने गलत क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिया तो आप समझिए कि आप एग्ज़ाम से बाहर हैं। क्योंकि पजल और डीआई जैसे क्वेश्चंस आप जब अटैम्प्ट करते हैं तो उसमें 4-5 क्वेश्चन उसके साथ अटैच रहता है, और वो बहुत बड़ी बड़ी लेंथी डीआई और पजल्स रहती हैं। तो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर बहुत मैटर कर जाता है। और कामनेस रहेगी तो आप डाटा को अच्छे से पढ़ पाओगे, समझ पाओगे। ठीक है, और प्री में तो क्वेश्चन आया और आपने तुरंत करना है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन उसमें अटैम्प्ट ही करने होते हैं। मेंस में आपको सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है क्वेश्चंस का। तो फरवरी में एग्ज़ाम है और एक महीना बचा हुआ है, तो हमें क्या स्टेप्स हमें लेने चाहिए और क्या राइट स्टेप्स लेने चाहिए, और मिनिमम स्टेप्स लेने हैं। ज़्यादा की कोशिश नहीं करनी है। अगर ज़्यादा कोशिश करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम फंस ही जाएंगे। तो स्ट्रेटजी जानने से पहले हम स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या है एग्ज़ाम का? स्ट्रक्चर है जीए आता है, इसमें जीए ऐड हो जाता है, प्री में जीए आता नहीं है। तो जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस आती है, इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 मैक्सिमम मार्क्स होंगे और 35 मिनट्स मिलेंगे इसमें, जो कि बहुत ज़्यादा है। और ध्यान देने वाली बात ये है कि जीए जो है आपके एग्ज़ाम को बना भी सकता है और ख़राब भी कर सकता है। क्योंकि अगर मान लो कि आपने प्रिपरेशन में जीए में बहुत ज़्यादा टाइम दिया है और वहीं आपकी जीए अगर टफ़ आती है तो वहीं आपको लॉस हो जाएगा, क्योंकि आपका ज़्यादा टाइम तो जीए की तैयारी में गया है। वहीं आपने बहुत कम टाइम दिया है तो वहाँ भी आपको दिक्कत आएगी। तो ये किंग मेकर भी है और कहीं ना कहीं आपकी रैंक को बहुत पीछे भी कर देता है कभी कहीं किसी किसी एग्ज़ाम में। क्योंकि हर एक एग्ज़ाम जब भी होता है मेंस की, उसकी मॉडरेट लेवल, उसकी जो डिफ़िकल्टी रहती है पेपर की, वो अलग अलग रहती है, और टाइप ऑफ क्वेश्चंस किस तरीके कहाँ से पूछेगा वो आपको पता नहीं है। तो इसमें एक मॉडरेट टाइप का आपको टाइम देना, ना ज़्यादा ना कम। ठीक है, वो अभी आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। वैसे ही टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज तो सीधा रीडिंग बेस ही हो जाता है मेंस में। तो इसमें 40 क्वेश्चंस हैं, मैक्सिमम 40 हैं, 35 मिनट्स मिलेंगे। क्वांट 50 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स, 45 मिनट्स। रीजनिंग में 50 क्वेश्चंस एंड 60 मार्क्स, 45 मिनट्स। तो 2 आवर 40 मिनट्स का ये क्वेश्चन पेपर हो जाता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 190, मैक्सिमम ऑफ मार्क्स 200। ठीक है, ये तो होगी इसकी टोटल स्ट्रक्चर ऑफ एग्ज़ाम। ठीक है, अब हमें करना क्या है मेन इन एक महीने में? हमें क्या ऐसा करना है कि हम जब एग्ज़ाम देने जाए तो हम बहुत कॉन्फिडेंट फील करें। सबसे मेन यहाँ पर आ जाता है मॉक। ठीक है, मॉक यहाँ पर बहुत मेन रोल प्ले करेगा, क्योंकि प्री लेवल तक आपने जितना पढ़ना था वो आपने पढ़ लिया है। अब टाइम है प्रैक्टिस करने का। मॉक की जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर पाओ, आप उतने ही करीब हो जाओगे अपने सिलेक्शन के। तो मॉक आपको कहाँ कहाँ से लगाने, जो मैंने लगाए मैं आपको वो बता देता हूँ। एक तो मैंने करा था ऑलिव बोर्ड और दूसरा यूज़ करा था टेक्स्ट बुक। और ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे मॉक्स हैं।
और ऑलिव बोर्ड और टेक्स्ट बुक मुझे बहुत सही लगे। इसमें 2 टाइप की डिफ़िकल्टी आपको मिल जाएगी। ऑलिव बोर्ड में थोड़ा, क्योंकि होता है कि एक टाइप के एग्ज़ाम देते देते हम एक ही तरीके का सोचने लगते हैं कि यार नहीं, रीजनिंग ही टफ आ रही है, ठीक है। मगर जब टेक्स्ट बुक में जाओगे तो आपको कोई और सेक्शन टफ मिलेगा, कुछ और अलग टाइप के क्वेश्चन पूछने का तरीका मिलेगा, थोड़ा सा दिमाग खुलेगा इससे। तो मिनिमम 2 तो आप मॉक ले लो, ठीक है। मुझे तो ये लगता है कि ये सफिशिएंट ही है, इससे ज़्यादा बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। दूसरा, एक आप कॉपी बना लो अपनी, कॉपी, मॉक की कॉपी रहेगी वो। उसमें मेन चीज़ें क्या हैं, एक तो जीए, जो भी मॉक में जीए आएगा वो आपको नोट करना है। अब हर एक क्वेश्चन को आप डीपली पढ़ना है, ये बात ध्यान रखना। आपने मान लो 20 मॉक दे दिए मेंस के, और 20 मॉक्स में मान लो जीए के 50 क्वेश्चंस के अराउंड थे, तो 50 क्वेश्चन एक एक मॉक में आप दे रहे हैं, तो उस मॉक में हर एक क्वेश्चन में आपको एक मतलब ब्रॉड तरीके से उस चीज़ को पढ़ना है। मतलब कोई भी अगर आपको दिया है उसमें बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस से कोई क्वेश्चन आ गया, तो उसको पूरे ब्रॉड तरीके से पढ़ना है, पूरा खोल देना है उस चैप्टर को। तो वही आपको फ़ायदा करेगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कुछ स्पेशल आएगा। आना ही मॉक में जो क्वेश्चन है उन्हीं में से कहीं ना कहीं से आना है, तो उसी में से अगर 5-6 मार्क क्वेश्चन भी आपने खींच लेना तो बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा आपके लिए। और साथ ही साथ दूसरा होगा वोकेब के लिए। वोकेब भी आप देखो, अब ऐसा तो है नहीं कि आप वोकेब के लिए स्पेशली आप मेहनत करना स्टार्ट करोगे, कोई मतलब है नहीं अभी इस टाइम पे। जो आपको मॉक में वोकेब मिल रही है बस उतना करो, वही सफिशिएंट रहेगी। ऐसा नहीं द हिंदू पढ़ना स्टार्ट कर दिया, अब कोई मतलब नहीं है उसका, जो होना था वो हो चुका है। अब मेंस में हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस, वो भी मॉक से ओनली, ठीक है। तो अब पहले हम देख लेते हैं कि क्या मेन चीज़ें हैं टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाती हैं। सबसे पहले हम चलते हैं क्वांट में। क्वांट में अगर आप देखोगे, पहले इजी वाले देखते हैं। कुछ अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। कुछ नंबर सीरीज़ मिल जाएंगी। नंबर सीरीज़ भी 2 टाइप की होती हैं, एक तो रॉन्ग नंबर सीरीज़ मिलती हैं और एक मिसिंग वाली मिलती है। मिसिंग वाली ज़्यादातर इजी होती है, रॉन्ग वाली फंसा भी सकती है आपको, तो प्रैक्टिस उसी तरीके से करिएगा। दूसरा एक मिल जाता है इजी में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएंगी, और ये क्वेश्चन जो रहेंगे ना, नंबर ऑफ क्वेश्चन इसके कम हो जाते हैं मेंस में। तो पहले आप जब भी आप क्वांट को अटैम्प्ट करो तो कोशिश करो अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन मिल गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मिल गई, इनको आप पहले सॉल्व कर लो, जिससे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाओ कि हाँ भाई मैंने इतने टाइम में इतने क्वेश्चन तो अटैम्प्ट कर लिए हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है आपका एक सबसे मेन तो अब डीआई हो गया। डीआई तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गई यहाँ पर। आप जब खोलोगे मेंस का मॉक तो आपको दिखेगा हर जगह डीआई डीआई। तो उसमें भी अलग अलग टाइप की आती हैं। एक तो कैसलेट होती है, कैसलेट में आपको पूरी लैंग्वेज ही लिखी होगी, उसमें पूरा पैराग्राफ टाइप का होगा, उसमें से निकालना पड़ेगा डाटा। तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी, क्योंकि ये तो मिलेगा ही मिलेगा क्वेश्चन। एक होती है लॉजिकल डीआई और एक होती है मिसिंग डीआई। मिसिंग डीआई को कम से कम प्रेफर करिएगा। हाँ, अगर डाटा कम है, लग रहा है आपको इजीली आपसे हो जाएगा, तब जाके मिसिंग डीआई को अटैम्प्ट करना, नहीं तो इसको तो दूर ही रखना। क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा, एक तो ऑलरेडी हम प्रेशर में रहते हैं, तो कम चांसेस है कि हम उसको कर पाएँ। तो इसमें भी डीआई बार ग्राफ्स मिल जाते हैं आपको, टेबल्स में मिलेगा डाटा, या पाई चार्ट रहता है। तो मेरा तो फेवरेट पाई चार्ट और टेबल और बार ग्राफ, तीनों मुझे कंफर्टेबल थे। पाई चार्ट तो मुझे बहुत सही लगता था, मैंने बहुत प्रैक्टिस करी थी इसमें, तो इजी लगता था। तो ये मेन क्वांट का यही सिनेरियो है। इसके अलावा आपको अर्थमेटिक के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे, डाटा सफिशिएंसी वाला मिल जाएगा, ठीक है। डाटा सफिशिएंसी के भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, अगर इजी लग रहा है आपको तो पहले आप इनको भी अटैम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। अर्थमेटिक्स से थोड़ा बच के रहना, क्योंकि 1 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन है। ये तभी अटैम्प्ट करना जब आप डीआई और डाटा सफिशिएंसी और ये जो इजी टॉपिक्स हैं इनसे निकल जाओ, तब लास्ट में मार्क फॉर रिव्यू करके ज़रूर रख लेना। अर्थमेटिक के जो आपको कम लैंग्वेज लगे कि और इजीली हो जाए, मान लो कि 1 मिनट बचा है अब आपके लिए कुछ करने के लिए, तो अर्थमेटिक में चले गया और मार्क फॉर रिव्यू पड़ा हुआ है, कर दिया उसे। तो इस तरीके से आपको क्वांट के टॉपिक करना है। आगे बढ़ते हैं इंग्लिश। इंग्लिश में, इंग्लिश का नाम सुनते ही मेंस की आपके दिमाग में आना चाहिए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग रीडिंग ओनली रीडिंग।
ही आपका इंग्लिश में मेंस क्लियर कर पाएगा। रीडिंग में क्या है कि जब आप रीडिंग करोगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। आपको ट्राई करना है कि इंग्लिश में जब भी आप मॉक लगाओ, डेली आप मॉक लगाओगे तो उसमें करना है कि आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है। क्योंकि हम ना इंग्लिश में ये बचते हैं कि यार ये गलत ना हो जाए, वो गलत ना, किसी को नहीं पता कि हम जो भी करके आए हैं वो भी सही है कि नहीं है। तो आपको जितने भी क्वेश्चन है कोशिश करनी है मॉक में आपको प्रैक्टिस करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करें और उसमें धीरे धीरे एक्यूरेसी आपको बढ़ानी है। ऐसा तो होगा नहीं कि आज आपने सोचा है कि अब मैं भैया आज सारा अटैम्प्ट करूँगा और मेरे पूरे मार्क्स आ जाएंगे। ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि 10 क्वेश्चन गलत या 20 क्वेश्चन भी गलत हो सकते हैं। तो पहले आपको वो चीज़ सीखनी होगी कि यार इंग्लिश पहले आपका मान लो कोई 20 क्वेश्चन गलत हो तो आप उसमें देखोगे कि यार मैंने क्या पढ़ के सोचा था और ये क्वेश्चन क्या पूछा था और क्या आंसर निकला है। तो आपको वो ना एक थॉट बिल्ड, मतलब एक बिल्ड होगी, तो आपकी दिमाग बिल्ड होगा कि किस तरीके से आपको आंसर तक पहुंचना है। क्या हम गलत कर रहा हूँ, क्या मतलब मैं गलत कर रहा हूँ, क्या मुझे करना चाहिए था यहाँ पर, क्या सोचना चाहिए था, क्या मैं जो पहली बार सोचा था वो सही था। इस तरीके से ना आपका बिल्ड होगी, ठीक है, टेक्निक क्वेश्चन को सॉल्व करने की। मैं तो इसी तरीके से अपनी इंग्लिश की स्टडी, मतलब इंग्लिश को मैंने बिल्ड किया था। पहले मेरी इंग्लिश बहुत बेकार थी मगर मैंने धीरे धीरे इस तरीके से करा था, मुझे आंसर पता लगाता था पहले ही, ठीक है। ऐसे ही मेरे RBI असिस्टेंट मेंस का मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तो उसमें मेरे 40 में से 35 मार्क्स आ गए थे। तो इसी तरीके से आपको इंग्लिश को करना। दूसरा हो गया इसमें क्लॉज टेस्ट, ये भी रीडिंग की वजह से होता है, आपको पढ़ के पता लग जाएगा कि कौन सा फिट हो रहा है, ठीक है। कोई ग्रामर का तो कोई अभी खेल है नहीं, अब 1 महीना बचा है, इसमें कोई ग्रामर तो कोई करेगा नहीं, ठीक है। सेंटेंस करेक्शन का आता है, ये भी एक तरीके से रीडिंग वाला ही है। एरर डिटेक्शन आ गया और पैराजम्बल्स, ये मेन टॉपिक्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। इसमें सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है और दूसरे में, ठीक है। ये आपको मॉक से ही इंग्लिश को प्रैक्टिस करना है और कोई जरिया नहीं है, और एनालिसिस करके आपको बेहतर करना है इंग्लिश को और ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करना है। यह है इंग्लिश की स्ट्रेटेजी। फिर आता है रीजनिंग। रीजनिंग में सबसे इम्पोर्टेंट हो गया पजल। ये गेम चेंजर है, क्योंकि आपने गलत पजल सिलेक्ट कर ली तो आप एग्ज़ाम से बाहर हो जाओगे, ठीक है। तो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए कि कौन सी पजल मुझे छोड़नी है, कौन सी करनी है। तो पहले जब आप रीजनिंग का पेपर दो तो सीधे जाके क्वेश्चन में नहीं टूटना है। सबसे पहले आपको पजल सिलेक्ट करनी है, मार्क फॉर रिव्यू कर लेने हैं क्वेश्चंस जो आपको लगता है पजल सबसे ज़्यादा ईजी है। 2-3 पजल सिलेक्ट कर ली और अटैम्प्ट जो सबसे पहले करना है वो उनमें सबसे इजी जो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। मान लो सिलॉक्स भी अगर दे दिया, वैसे देते नहीं है, हो सकता है कुछ सिलॉक्स दे दे, या ब्लड रिलेशन के थोड़े इजी क्वेश्चन रहते हैं वो हो गए। ये क्वेश्चंस को आप पहले अटैम्प्ट कर लेना है। इनइक्वालिटीज़ भी कभी कभी दे देते हैं, ठीक है। जो इजी क्वेश्चन है वो आपको पहले कर लेना है, और जो पजल्स के क्वेश्चन है जो आपको इजी लग रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा लेंदी हो, उसको तो मार्क फॉर रिव्यू मत करो। जो कर सकते हो आप पहले उनको मार्क फॉर रिव्यू कर लो पजल्स के क्वेश्चन को। फिर आता है कोडिंग एंड डिकोडिंग। अगर देखो मेंस है उसमें सब्स्टिट्यूशन वाली तो बहुत ही रेयरली है कि आए, चाइनीज़ कोडिंग ही आती है। तो क्योंकि मेंस में प्रेशर रहता है तो हो सकता है कि हो ना हो, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में पता तो है नहीं, पहले टाइम देना पड़ता तब जाके पता लगता है कि डिकोड हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, तो थोड़ा रिस्की भी रहता है, ठीक है। तो अपने हिसाब से अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस है तो तब जाके अटैम्प्ट करना। और एक आता है इनपुट एंड आउटपुट का क्वेश्चन, ये भी थोड़ा टाइम दे के ही समझ में आता है। अगर हाँ थोड़ा लग रहा है कि इजी है तो अटेम्प्ट कर सकते हो। एक आता है क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग की प्रैक्टिस ज़रूर करके जाना, क्योंकि बहुत कम टाइम पे आपको ज़्यादा मार्क्स दे सकता है। तो वही अपना मॉक से अटैम्प्ट करना और अपना थॉट की समझ पाओगे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, किस तरीके से इसका जवाब दिया जाता है। तो ये आपको मेंस में बहुत मदद कर देगा, ठीक है। तो मेन तो आपको पजल्स में ही ज़्यादा ध्यान देना है कि सिलेक्शन क्वेश्चन का कैसे करना है और किस तरीके से इसे सॉल्व करना है, ठीक है। और स्टार्ट हमेशा इजी क्वेश्चन से ही करना है। ये हो गया रीजनिंग का। अब आता है जीए। जीए ऐसी चीज़ है कि आपका एग्ज़ाम निकाल भी सकता है और एग्ज़ाम से आपको बाहर भी कर सकता है। तो इसको देखो, ज़्यादा पढ़ोगे तब भी दिक्कत है, क्योंकि रिवीजन नहीं करा तो वो भी बाहर निकल जाना दिमाग से। तो ऐसा पढ़ना है कि वो आपके काम आए,
और ज़्यादा टाइम भी आपका जीए ना ले और कॉन्फिडेंस भी आपका बरकरार रहे और मार्क्स भी आपको अच्छे खासे दे दे। तो मेन ये है कि करंट अफेयर हमें कितने महीने की करें, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है। तो मेरे हिसाब से 4 महीने, एग्ज़ाम से 4 महीने ये आप कर लो। होने के लिए लोग बोलेंगे 6 महीने 1 साल, मगर मैं बोलूँगा 4 महीने। 4 महीने में इसलिए बोलूँगा क्योंकि और भी सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको स्कोर करना है और वो इजी सब्जेक्ट्स नहीं है, ठीक है। सब एक से एक है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, क्वांट है, ये तो मतलब आप इन तीनों में अच्छा कर लो, जी में थोड़ा भी कम कर लोगे तो चल जाएगा, मगर ये है कि सब में आपको अच्छा करना पड़ेगा। तो ऐसा तो 4 महीने करंट अफेयर के लिए मुझे लगता है बहुत सफिशियंट है। सोर्सेस इसमें 2 आप कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगा अफेयर्स क्लाउड लगा। अगर अभी तक आपने डेली करंट अफेयर नहीं लिखी है तो अफेयर्स क्लाउड की आप मंथली वाली पीडीएफ निकाल सकते हो, उसको आप पढ़ सकते हो। दूसरा, आप कोई भी मैंने जो यूज़ करा था वो स्टडी आईक्यू का वीकली वाली जो वीडियोस आती थी उससे मैंने रिवीजन कर लिया था। मैंने जैसे अफेयर्स क्लाउड पढ़ा और स्टडी आईक्यू की वीकली वाली लगा ली, तो मतलब 1 महीने में 4 वीक हो गए अपना, उससे रिवीजन भी हो जाता था। तो इतना मैंने करंट अफेयर का रखा था। दूसरा, इसमें जीए में सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं जो आपको करके ही जाने हैं, उनकी तो श्योरिटी है ही कि उनमें से कुछ ना कुछ आएगा, जैसे कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये पढ़ लो। दूसरा, गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ लो। तीसरा, आरबीआई और जो एसबीआई से रिलेटेड जो न्यूज़ हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। और बजट, ये बहुत इम्पोर्टेंट जाता है, ये आपको अलग से करके जाना है, ठीक है। तो ये आपको बहुत मदद करेगा। जीए का तो आपका ये हो गया, ठीक है। तो आपका डेली रूटीन क्या होना चाहिए, अब ये सब हमने तो देख लिया। डेली रूटीन क्या होना चाहिए, किस तरीके से आपको पूरा दिन आपका जाना चाहिए। डेली रूटीन में आपको मॉर्निंग में उठते ही एक मॉक देना है। मॉक फुल मॉक होना चाहिए, सेक्शनल तो आप भूल जाओ। अब मॉक जो भी आप देंगे वो फुल मॉक होना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश खुलेगा वहाँ पर, सब खुलेगा एक साथ। तो ऐसा होता है कि जैसे हम ना खाली क्वांट देने बैठे हैं तो हमारा दिमाग एकदम फ्रेश है और हम क्वांट की तरह सोच के बैठे हैं कि यार क्वांट करना है अभी, तो दिमाग वैसे ही काम करता है, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, या उस तरीके की डिफ़िकल्टी लेवल में चले जाता है कि हाँ अब तो इसी तरीके के क्वेश्चन मिलने हैं। मगर फुल मॉक में क्या होता है ना, दिमाग थोड़ा थकता है स्टार्टिंग में। जैसे पहले आपने तो मान लो कि सबसे पहले आपका सेक्शन खुला है, इसमें शायद जीए खुलता है, जीए में आपको थोड़ा रिलैक्स कर देगा, टाइम वो बहुत ज़्यादा मिलेगा। उसके बाद तो फिर जाएगा रीजनिंग में आपको थोड़ा पजल्स मिलेंगी, थोड़ा आप घबराओगे। फिर उसके बाद इंग्लिश में भेजेंगे, इंग्लिश फिर क्वांट में भेजेंगे, तो ना थोड़ा आपको रिलैक्स होने का टाइम नहीं मिलेगा। पहले तो जी में आप खुद रिलैक्स हो जाओगे, उसके बाद एकदम से आपका दिमाग चलते रहना चाहिए। तो फुल मॉक इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आपका 2 घंटा 40 मिनट आपको प्रैक्टिस करनी है कि आप मैराथन दौड़नी है, ना कि स्प्रिंट लगानी है। अब खाली मैं आपको क्वांट का एक सेक्शनल मॉक दे दूँ, आप आराम से कर लोगे, अच्छे मार्क्स लाओगे, मगर यही क्वांट का जो मॉक है आप मेंस वाले मॉक में दोगे ना, वहाँ आपको थोड़ा अलग फील होगा, क्योंकि आपका दिमाग ना थकेगा, मैराथन है, इस चीज़ को समझो। फुल मॉक देना बहुत ज़रूरी है, सेक्शनल को हटा दो साइड, वो प्रैक्टिस होती है प्री के टाइम पे कि यार मेंस को थोड़ा करते रहो, ठीक है। अब सेक्शनल मॉक नहीं, फुल मॉक। तो फुल मॉक आपने मॉर्निंग में लगा दिया, अब आपने मॉक लगा दिया, 1-2 घंटा आप रेस्ट ले लो। रेस्ट लेने के बाद जीए पढ़ना स्टार्ट करो, जीए की करंट अफेयर पढ़ो अपना बैठ के। कोई अगर मंथली वाली क्या कहते हैं आपने डेली नहीं लिखी है तो आप मंथली वाली पढ़ो, उसको पढ़ लो। और फिर बैंकिंग या फाइनेंशियल अवेयरनेस का जो मैंने बताया था, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ लो, उसमें से थोड़ा सा पढ़ लो। गवर्नमेंट स्कीम में से थोड़ा सा पढ़ लो, मगर गवर्नमेंट स्कीम जो पढ़ोगे ना उसे लिख लेना या उसकी पीडीएफ्स निकाल लेना, क्योंकि लास्ट टाइम पे आपको उसी से रिवाइज करना है। और आरबीआई और एसबीआई की रिलेटेड न्यूज़ ये सब करंट अफेयर वाली होंगी, ये पढ़ लेनी है। और बजट भी थोड़ा बहुत, तो अपना जो भी 1 महीने के हिसाब से आपको बना देना है कि किस तरीके से मुझे कंप्लीट करना है, और लास्ट में रिवीजन के लिए भी टाइम छोड़ना है, ठीक है। आपने करंट अफेयर वगैरह कर लिया, बैंकिंग अवेयरनेस वगैरह जो भी है जीए का ये पढ़ लिया। फिर उसके बाद या शाम के टाइम में जब भी होगा आपको एनालिसिस करनी है।
और एनालिसिस जो होनी चाहिए वो बहुत डीप एनालिसिस होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि खाली देख लें हाँ ये मैंने गलत करा, ये मैंने सही करा। आपको देखना है कि क्वांट, जैसे मान लो कि क्वांट सेक्शन है, क्वांट सेक्शन आपने खोला, क्वांट सेक्शन में देखा कि ये क्वेश्चन आपने कर लिए, मगर मैं आपने देखा कि जो आपने क्वेश्चन करे वो आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करा था उसमें, जैसे मान लीजिए एक डीआई आपने अटेम्प्ट करी, डीआई जो आपने करी उसमें 3 क्वेश्चंस अटैच थे, बट उसने टाइम तो अच्छा खासा आपका लिया। वहीं पर एक डीआई दूसरी थी, उसमें 5 क्वेश्चंस अटैच थे और उसकी डिफ़िकल्टी इसकी डिफ़िकल्टी लगभग सेम थी। अगर आप इसको अटेम्प्ट करते तो आपके 2 मार्क्स यहाँ पर बढ़ जाते। तो यहाँ पर क्या मेन आपको पता लगा, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन। सबसे पहले एनालिसिस करते वक्त ये देखना है क्या मैंने क्वेश्चन सही सिलेक्ट करे, पहला। दूसरा आपका आता है एक्यूरेसी, जो आपने क्वेश्चन करे उनकी एक्यूरेसी क्या थी, मतलब कितने क्वेश्चन आपके जो गलत हुए, क्या रीजन से गलत हुए, क्या वो सिली मिस्टेक्स थी या आपके कॉन्सेप्ट ही गलत हैं। अगर कॉन्सेप्ट गलत हैं तो उस टाइप के क्वेश्चंस आपको तुरंत लगाने हैं। ठीक है, ये हो गया आपके क्वांट की एनालिसिस। और अगर मान लो कोई डीआई आपने अटेम्प्ट करी और वो आपसे नहीं हो पाई तो आपको उसे दोबारा लगाना है और उसको सीखना है कि किस तरीके से आपको उसको अटेम्प्ट करना है। और वही क्वेश्चंस या डीआई को आपने एनालिसिस करना है जो आप मेंस में कर पाएंगे। ऐसी डीआई कोई को क्वेश्चन करके कोई मतलब नहीं, जैसे मिसिंग टाइप की बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट डीआई दे रखी है, आपको वो क्वेश्चन छोड़ देना है भाई, वो मेंस में भी आप नहीं कर पाओगे, या 1 महीने में आप इतने विद्वान नहीं हो जाओगे कि आप वो कराओगे, क्योंकि वहाँ पर इतना प्रेशर सिचुएशन होती है कि वहाँ पर ईजी क्वेश्चन भी टफ लगने लगता है। और मिनिमम मार्क्स आप समझ जाओ एसबीआई क्लर्क मेंस में सिलेक्शन के लिए क्या है वो आपको पता है। तो इस तरीके से आपकी क्वांटिटी एनालिसिस होगी। वैसे ही आपको रीजनिंग की करनी है, रीजनिंग में कौन सी पजल करनी चाहिए थी, आपने कौन सी करी, अगर करी तो उसमें टाइम कहाँ लग गया, ठीक है, किस तरीके से करनी चाहिए, उसको दोबारा लगाओ अगर ज़्यादा टाइम लग गया। कोडिंग डिकोडिंग इनपुट आउटपुट, इस तरीके जो भी क्वेश्चन, क्रिटिकल रीजनिंग आपको यहीं से सीखनी है, आपने अटैम्प्ट करनी है। मैं मॉक में आप ट्राई करिएगा क्रिटिकल रीजनिंग को अटैम्प्ट करने का, क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा आपको इसमें मार्क्स मिल जाएंगे। क्रिटिकल रीजनिंग में आपके गलत हुए तो क्या इसमें सोचना चाहिए था या क्या तरीका है इसको सॉल्व करने का, वो देखो। ठीक है, आपने इजी क्वेश्चन पहले अटैम्प्ट करे नहीं करे, इस तरीके से आपको एनालिसिस करनी है। ठीक है, इंग्लिश में आपको जो भी वोकेब्स हैं मिली आपको कॉम्प्रिहेंशन से या कहीं से, वो आपकी नोट कर लेनी है। दूसरा फिर आपको देखना है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आप पढ़ने में कितना टाइम लगा रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो। वैसे खासकर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को आपको एक बार पहले मैं तो यही ट्राई करता था कि एक बार पढ़ लूँ पूरा, कि वो है किस टॉपिक पे है, क्या है उसका इन्फ्लुएंस, क्या है, कंसाइज वे में मुझे पता लग जाता है ये इस टॉपिक पे है। तो जैसे मैं क्वेश्चन देखने जाता था तो समझ में आता था कि अच्छा ये तो ये यहाँ पर बोल रहा होगा, इस पैराग्राफ में होगा, तो मैं ढूंढ लेता था आसानी से, अगर मान लो मेरे को याद नहीं रहा तो ये तरीके हैं। आप इस तरीके से पूरा मेंस की स्ट्रेटजी को फॉलो करो 1 महीना, और होप कि आपका सिलेक्शन इस बार हो जाए। 1 महीना ये समझिए कि आपको 1 दिन को 2 दिन के बराबर बनाना है, इतनी मेहनत करनी है। और मैं तो ये कहूँगा कि सेक्शनल मॉक आप ना ही लगाएं, फुल मॉक लगाएं। और सेक्शनल मॉक लगाने की जगह एनालिसिस अच्छी करें। हर एक जो भी आप मॉक दें वो उसकी एनालिसिस ऐसी होनी चाहिए कि उसमें से सब आप डाटा निचोड़ लें, उस तरीका निचोड़ लें कि अगले वाले मॉक में आप वो गलतियां ना करें जो आपने पहले वाले मॉक में करी। सो थैंक यू गाइस, होप कि आप सबका एग्ज़ाम निकले, और ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम्स। और एसबीआई क्लर्क प्री की कट ऑफ के बारे में सोचना छोड़ दें और सिर्फ मेंस की प्रैक्टिस में अपना ध्यान लगाएं। थैंक यू, स्टे ट्यून, मिलते हैं अगली वीडियो में।